वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोड़ में मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और इससे पहले हमने जिस तरह से गुफ्तगू की है कि सिलेक्शन के अंदर अभी जो हमारी प्लेइंग 11 जो डिसाइड की गई है उसमें क्यों किसी भी मजीद फास्ट बॉलर की एडिशन नहीं हुई है, क्यों हम तमाम स्पिनर्स के साथ गए हैं और एक फास्ट बॉलर आमिर जमाल के साथ हम जा रहे हैं, क्या ये फैसला ठीक है या गलत है। जैसन गिलस्पी साहब का ये कहना है कि जनाब वो मौके के मुताबिक फैसला करते हैं। तो इसके ऊपर ही बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद है आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, जैसन गिलस्पी साहब ने ये कहा है कि वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अपनी गेम स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 तो पहले ही अनाउंस हो जाती है ना, तो वो फिर उस वक्त फैसला करने का क्या मतलब? देखिए, उनका ये मानना, ये कहना तो माना नहीं जा सकता कि वो हिकमत अमली तैयार करते हैं जो हालात होते हैं उसके मुताबिक, क्योंकि ये तो हिकमत अमली किसी और ने तैयार की है, उन्होंने की नहीं है। इसलिए अगर वो हिकमत अमली तैयार करते, मनसूबाबंदी करते पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस के एतबार से, तो पहले टेस्ट मैच में भी हालात मुख्तलिफ होते हैं। 800 से ज़ायद रन पाकिस्तान को ना होते, 7 विकेटों के नुकसान पर डिक्लेयर किया और पाकिस्तान को इनिंग्स से बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ये तो हिकमत अमली तैयार की है किसी और ने। इनके जो कोचिंग स्टाफ है पाकिस्तान का, इन्होंने तो अब उसके ऊपर अमल करना है। खिलाड़ियों को तैयार करना है, मैच प्लान करना है, किस हद तक ये कम्युनिकेट करते हैं, अच्छे तरीके से मोटिवेट करते हैं प्लेयर्स को, ये इनकी जिम्मेदारी है। जो भी किसी की कुछ अगर काम है तो उसके साथ करना है। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नई सिलेक्शन कमेटी है 11 भी वही बना रही है। और पाकिस्तान की जो अब के दूसरा टेस्ट मैच खेला पाकिस्तान ने मुल्तान में, वो भी सिलेक्शन कमेटी ने ही उसको फ़ैसला किया कि आपने 3 स्पिनर्स खिलाने हैं। और उसके लिए उन्होंने उसी पिच के ऊपर जहाँ पर पहला टेस्ट मैच हुआ था, बाकायदा तौर पर एक हिकमत अमली के तहत, मनसूबाबंदी के तहत वो दूसरा टेस्ट मैच भी उसी पिच पर खेला गया। अब यहाँ पर भी हीटर लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, पिच को खुश करने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी सारी की सारी हिकमत अमली तो किसी और ने तैयार किया। सो उनका ये कहना कि वो करते हैं फ़ैसले, ऐसा तो नहीं है। ये तो किसी और ने किए हैं और उन्होंने उस पर अमल करना है और कर रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि क्या पाकिस्तान को अपना एक फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए था, देखिए जब आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जा रहे हैं तो इस वक्त पाकिस्तान के पास कोई ऐसा फास्ट बॉलर नहीं है, मतलब कोई वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर नहीं है कि अगर उन दोनों को आप बाहर बिठा रहे हैं और आप उनकी जगह पर स्पिनर्स खिला रहे हैं। क्योंकि ये वो जो फास्ट बॉलर्स थे जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनको पिच की ज़रूरत नहीं होती थी। ठीक है, ये अपनी सलाहियत की बुनियाद पर मुश्किल हालात में भी, मुख्तलिफ कंडीशंस में भी विकटें निकाल ले रहे थे। इनको ढंग आता था, फ़न आता था, महारत थी उसमें। अब इस वक्त पाकिस्तान की जो पेस अटैक है वो तो बड़ी काबिल रहम हालत है उसकी। शाहीन खेल नहीं रहे हैं, नसीम शाह टीम का हिस्सा नहीं है। शाहनवाज धानी साहब वहाँ पर पता नहीं यूएई के या पता नहीं किसके खिलाफ एक विकेट हासिल करके वो ऐसे क्राउड की तरफ भाग रहे हैं कि पता नहीं कोई, उन्होंने वो पहाड़ की तरफ जाना है वो स्टेडियम के बाहर। तो ये पाकिस्तान की ये वाली फास्ट बॉलिंग में तो वो नहीं है। अनलकी रहे कि मीर हमज़ा का चांस बन सकता था कि वो खेल लेते। मोहम्मद अली की जगह अगर वो खिला रहे हैं किसी, ये कल सुनने में आया कि शायद मोहम्मद अली को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है वो शामिल कर ली। तो वो बेहतर ऑप्शन मीर हमज़ा थे अगर वो होते तो। अब अगर उन्होंने 3 स्पिनर्स के साथ जाने का फ़ैसला किया तो ये यही ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे टेस्ट मैच जीता है। ये था कि पिंडी के पिच में चूँकि निस्बतन यहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए मदद होती है, और अगर वो पिच में मदद होती है उसके लिए फास्ट बॉलर का भी उतना अहल होना चाहिए वो जो उसको अपनी उस मदद को, उससे फ़ायदा उठा सके। मतलब पानी का गिलास आपके सामने पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ पीने के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा ना उसके बाद। और यहाँ कि ये पानी पड़ा है उसको देख देख के मेरी प्यास बुझ जाएगी, तो ये हो नहीं सकता। सो पिच अच्छा है, उससे फ़ायदा उठाने के लिए आपको अच्छी बॉलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो डोमिनेट तो करेंगे पाकिस्तान के दोनों स्पिनर्स ही, ज़्यादा बॉलिंग वही करते हुए दिखाई देंगे, नोमान और साजिद। अल्लाह करे कि कुछ मौका मिले जाहिद को और वो भी गेंदबाजी करें, विकेट लें पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान ये टेस्ट मैच तीसरा भी जीती और सीरीज़ भी जीती। तीनों स्पिनर्स के साथ इंग्लैंड भी जा रहा है। इंग्लैंड ने भी रेहान अहमद को शामिल किया है, और रेहान डिफरेंट हैं जैक लीच से भी और शोएब बशीर से भी, और वो ज़्यादा उनकी जो विकेट टेकिंग डिलीवरीज़ हैं वो करने की एबिलिटी रखते हैं ज़्यादा। तो वो पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि कैसे पाकिस्तान ने ये तो एक हिकमत अमली ना, पिच अपनी मर्ज़ी की बना लें, प्लेयर्स उसके हिसाब से अपनी प्लेइंग 11 को मुंतखब कर लें, लेकिन फिर टॉस आ जाएगा 5 डे टेस्ट मैच में। जब आप टॉस अगर आप जीतते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर वो फैसला करें। तो टॉस जीतने का मतलब ये है कि पाकिस्तान पहली बारी लगेगा, पहली बारी के बाद तीसरी बारी की तरफ जाएगा, 2nd एंड 4th इनिंग्स इंग्लैंड की तरफ जाएगी। और अगर पाकिस्तान टेस्ट मैच हारता है, टॉस हारता है,
तो फिर इंग्लैंड पहली और तीसरी बारी की तरफ जाएगा, पाकिस्तान दूसरी और चौथी की तरफ जाएगा, क्योंकि जब आप 3 स्पिनर्स खिलाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप टॉस जीतकर अपनी आखिरी इनिंग्स की बजाय थर्ड इनिंग्स में बैटिंग करना चाहते हैं। चौथे और पाँचवें दिन आप मिनिमम बैटिंग के ऊपर जाना चाहेंगे। सो टॉस का बड़ा अहम किरदार होगा कि टॉस कौन जीतता है, और जो टॉस जीतेगा लामाला उसने सीधा बैटिंग की तरफ जाना है। और अगर पाकिस्तान टॉस हार जाता है तो फिर एक डिफरेंट किस्म का चैलेंज पाकिस्तान के सामने होगा, क्योंकि फिर इंग्लैंड की कोशिश यही होगी, हत्तल इम्कान वो यही कोशिश करेंगे कि पहली इनिंग्स में वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लंबे रन्स करें, लंबे रन्स, लंबी बैटिंग करें। जो 3 सेशन पहले हैं, सेकंड डे के 3 सेशन होंगे, 3 और 2 5 6 तो 4 5, क्योंकि बैटिंग के लिए निस्बतन आसान होगा इनिशली इब्तदाई तौर पर, जो कि बेन स्टोक्स ने कहा भी है। तो अगर वो 4 सेशन 5 सेशन खेल जाते हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने थर्ड डे के ऊपर बैटिंग करनी है, तो कहीं ना कहीं कुछ मदद हो सकता है, उस वक्त तक स्पिनर्स को मिलना शुरू हो जाए। फिर इंग्लैंड आएगा, अगर पाकिस्तान थर्ड डे में बैटिंग करता है तो पाकिस्तान उतने रन्स करता है या 3 सेशन खेलेगा, जो कि तो फोर्थ डे के ऊपर इंग्लैंड आएगा टेस्ट मैच के ऊपर। पाकिस्तान अगर इंग्लैंड 3 सेशन 90 ओवर्स में करते हैं, अगर वो अच्छी बैटिंग रन रेट के साथ चलते हैं, 125-150 ओवर की बैटिंग करते हैं, सेकंड डे पे अगर पाकिस्तान बैटिंग के लिए आता है, दूसरा और तीसरा दिन का कुछ हिस्सा वो बैटिंग करते हैं, तीसरे और चौथे में फिर आता है, तो ये मिक्स होगा उसका। क्योंकि अगर वो 90 ओवर्स खेलते हैं, 125 ओवर्स खेलते हैं, तो अगर आप उसको 4 साढ़े 4 के रन रेट के साथ भी लगाएं तो वो रन्स तो आप देखें कि वो 400 500 600 रन की तरफ 5 के स्ट्राइक रन रेट के साथ जाते हैं, तो 100 ओवर्स में तो फिर काम ऊपर चला जाएगा। सो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी, क्योंकि वो बड़ी कैलकुलेशन के साथ खेलेंगे। अब उन्होंने भी 3 स्पिनर्स इसीलिए शामिल किए हैं क्योंकि उनके भी दिमाग पे हमला हुआ है। जेफ बायकॉट का भी मैं बता रहे थे राजा साहब कि जेफ बायकॉट ने बड़ा अपनी टीम को आड़े हाथों लिया है कि क्या स्वीपें मारी जा रहे हैं और आउट हुए जा रहे हैं, इस तरह तो नहीं टेस्ट क्रिकेट खेली जाती। तो वहाँ पर उनके ऊपर भी तनकीद हुई, हालांकि वो एक ही टेस्ट मैच आ रहे हैं पाकिस्तान में, 3-0 से वो पाकिस्तान में जीत के गए थे। एक ही टेस्ट मैच हारने के बाद उन्होंने भी उनको तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि ये जैसे इंग्लिश बैटर्स आउट हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो तो मतलब एक आप बिल्कुल हो जाते ना, अगर समझ नहीं आ रही कि हर बॉल है स्वीप खेले जाएं, आपके पास इनफ शॉट्स होने चाहिए मैनेज करने के लिए, किस तरह से आप उसको जो स्पिन हो रहा है या स्विंग हो रहा है या बाउंस हो रहा है, तो टेस्ट मैच में जब आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए एज बैटर कि आपने उन तमाम चीज़ों को मैनेज करना है, अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग भी, अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग भी, अगेंस्ट क्वालिटी फास्ट बॉलिंग, अगेंस्ट सीम बॉलिंग, ठीक है, अगेंस्ट जेन्युइन पेस। आपको हर लिहाज से उसके अपने आप को उसमें ढालना है, आपके पास होनी चाहिए चीज़ें। सो देखते हैं कि अब ये कल टॉस क्या होता है, लेकिन ये तो वाजे हो गया ना दोनों टीमों को प्लेइंग 11 को देख करके। 11-11 हैं, उनमें 3-3 स्पिनर्स हैं, पाकिस्तान के पास 3 से ज़्यादा हैं, उनके पास भी वो जो रूट भी बड़े अच्छी जगह पर बॉल करते हैं, जो रूट भी एक इजाफी स्पिनर के तौर पर बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो वो तजर्बाकार हैं बहुत ज़्यादा, फिर वो उनकी बॉलिंग को अगर आप देखें तो लगता है वो बैट्समैन को प्लान करते हैं आउट करने के लिए, वो उस जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं जैसे आप सेटअप करते हैं। तो उनके पास भी हैं, पाकिस्तान के पास भी सऊद की सूरत में है, साइम की सूरत में है, सलमान अली आगा की सूरत में है, लेकिन जो स्पेशलिस्ट हैं वो स्पेशलिस्ट ही होते हैं। जो सबसे अहम काम होगा वो 3 स्पिनर्स का उनकी तरफ से होगा, पाकिस्तान की तरफ से 3 स्पिनर्स का होगा। अगर कोई पार्ट टाइम या कोई एक आराम के लिए किसी को इजाफी तौर पर कप्तान दे देता है बॉलिंग, अगर उसको विकेट मिल जाती है तो अच्छा है, लेकिन बहरहाल ये स्पिन वर्सेस स्पिन नहीं होना है। मतलब नोमान, साजिद खान, जाहिद महमूद बमुकाबला जैक लीच, रेहान और शुएब बशीर, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, बड़ा ज़बरदस्त आपने एनालिसिस जो है वो कल के मैच के हवाले से मुकम्मल तौर पर किया है, और इसमें डेफिनेटली एक इंटरेस्ट का फैक्टर ज़रूर पाया जाएगा, क्योंकि मुल्तान के अंदर कंडीशन और थी, मुल्तान के अंदर डोमिनेंस जारी थी, और इंग्लैंड की बैटिंग वाला जो पॉइंट हाफिज़ साहब ने रेज़ किया बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड की बैटिंग भी कहीं ना कहीं उस मेयार की नहीं थी जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, तो उस वजह से स्पिन को भी फ़ायदा हुआ, मगर यहाँ पर सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली डिफिकल्ट हो सकती है। हाफिज़ साहब, अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे पास अभी फास्ट बॉलर कोई नहीं है, और पिच को देखते हुए कल क्या होता है, उसके बाद कौन सी टीम डोमिनेट करती है, तो कल ही अंदाज़ा होगा। टॉस का काफ़ी हद तक इन्हिसार है जिसका जिक्र आपने किया। अगर हम बात करते हैं हाफिज़ साहब नए टैलेंट की, क्योंकि ये काफ़ी हद तक बात कनेक्ट होती है कि हमारे पास रिप्लेसमेंट्स हैं या नहीं हैं। हमारे असिस्टेंट कोच कहते हैं कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, लेकिन हमने तलाश किया तो स्पिनर्स की भरमार थी, फास्ट बॉलर्स कम पड़ रहे हैं। अगर इसी तरह फास्ट बॉलर्स को देखा जाए तो फास्ट बॉलर्स ही बहुत सारे होंगे। इस हवाले से डिफरेंट इनिशिएटिव्स भी लिए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कराची प्रीमियर लीग जो कुछ ही दिन रह गए हैं बाकी, और उसमें शुरू हो जाएगी नवंबर का महीना, एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक त्यौहार का समय लेकर
कर आएगा, क्योंकि एक तरह से एक नई लीग जारी होगी। तो हाफिज़ साहब, इस कंडीशन में किस तरह से आप देखते हैं, क्या ये लीग कितना रोल बल्कि प्ले करती है नए टैलेंट को प्रमोट करने के लिए? देखिए, T20 क्रिकेट में आप उससे ये एक टैलेंट की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। अगर कोई फास्ट बॉलर बहुत अच्छा है, पेस, जेन्युइन पेस उसके पास है, तो आपको कम, और वो कहीं भी क्रिकेट नहीं खेला हुआ, बिल्कुल, तो अगर कोई 150, 145, 150, 150 प्लस की बॉल करता है तो वो डेफिनेटली एक टैलेंट आपको नज़र आ गया कि एक सलाहियत है इसमें। हाँ। आप उसको शनाख्त हो जाती है, फिर आप उसको पकड़ते हैं, उसको लेकर आते हैं, अपने सेटअप में डालते हैं, सिस्टम में डालते हैं। सिस्टम में डालने के बाद आप उनको उसकी सलाहियतों को निखारते हैं, उसको फिज़िकली अगर आपको फ़िट करने की ज़रूरत है फिट करते हैं, फिर आप उसकी देखते हैं कि इसको किस फॉर्मेट में खिलाना है। हाँ। तो ये जो लीग क्रिकेट है, इसमें एक चीज़ तो है कि आपको टैलेंट, जैसे ख्वाजा नाफे का नाम जब PSL हाँ, exactly, तो वो एक इनिंग्स खेली, उसके बाद वो उसको दोहरा नहीं पाए हैं। हाँ। T20 क्रिकेट में आप कम अज़ कम ये ज़रूर आपके सामने हो जाता है कि टैलेंट आइडेंटिफाई हो जाता है, फिर आपने उसके लिए पाथवे बनाना है। ठीक है, तो जैसे KPL है, इस फॉर्मेट के हिसाब से तो आप कहें कि आपको बहुत कुछ यहाँ से मिल सकता है कि अगर कोई T20 क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि जो सेलेक्टर्स होते हैं उनकी निगाह यही होती है कि वो इस चीज़ को शनाख्त करें कि ये कौन से फॉर्मेट के लिए फौरी तौर पर ज़्यादा बेहतर काम आ सकता है। बिल्कुल, तो वो उसमें उसको लेकर जाना चाहिए। जैसे अभी अहमद दानियाल खेल रहे हैं इमर्जिंग एशिया कप में, तो हाँ। अगर उनको देखें तो जो उनका आगाज़ हुआ था लाहौर कलंदर्स की तरफ से, उसके बाद वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेलते रहे, 4 डे क्रिकेट भी खेलते रहे, तो उनके पास पेस मौजूद है। ठीक है, उनके पास वो एक अच्छे फास्ट बॉलर की सलाहियतें उनमें नज़र आती हैं। तो अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सिलेक्शन कमेटी है, या जो डेवलपमेंट के डायरेक्टर्स होते हैं, या जो अकेडमी के लोग हैं, उनका ये काम होता है कि वो इस तरह के खिलाड़ियों को पकड़ें, उनके लिए एक पाथवेज जो हैं वो मुकर्रर करें, तय करें कि कैसे इनको हमने ऊपर लेके जाना है, इनको फिज़िकली कैसे फिट करना है कि ये 4 डे क्रिकेट खेलेंगे, टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान के काम आ सकते हैं, या फिर हम इनको फॉर्मेट स्पेसिफिक जो है वो सिलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो इसी तरीके से KPL भी है। लाजिम नहीं है कि आपको वहाँ पर बड़े बड़े शॉट्स खेलने वाले मिलेंगे, ऐसे बैटर भी मिल सकते हैं जो मिनिमम रिस्क के साथ हाई स्ट्राइक रेट के साथ जा सकते हैं। मतलब फौरी तौर पर ऋतुराज गायकवाड का नाम जहन में आता है, वो ग्राउंड शॉट्स के साथ आपको 150 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। मतलब 100 अगर रन उन्होंने किए हैं, वो 100 रन उन्होंने 150, 150, 60 के दरमियान के स्ट्राइक रेट के साथ कर दिए, लेकिन रिस्क का एलिमेंट उसमें कम है, छक्के कम है, ग्राउंड शॉट्स ज़्यादा हैं। तो ये आपको टैलेंट मिल सकता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसके आगे बढ़ने के जो मौके हैं, जो आगे बढ़ने की तरीकाकार है, उसका तय करना ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल यही केस KPL पे भी हो सकता है। कुछ अच्छे खिलाड़ी पाकिस्तान को मिल सकते हैं, कुछ हो सकता है कुछ पुराने खिलाड़ी उसमें खेलते हुए नज़र आएँ जिनके ऊपर निगाह ना जा रही हो, लेकिन जो सिलेक्टर की आय होती है, जो आंख उसकी होती है, वो जांच लेती है प्लेयर्स को कि यार ये किस इस वक्त रूप में नज़र आ रहा है। अगर बॉल बैट पर आ रहा है तो वो किस तरीके से आ रहा है, कोई विकेटें ले रहा है तो वो किस तरीके से ले रहा है, किसी को विकेटें मिल रही हैं या कोई विकेटें छीन रहा है। तो ये सिलेक्टर्स यही देखते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी होती है। देखिए, कोई लीग क्रिकेट जैसे KPL भी होती है, सिंध प्रीमियर लीग भी होती है, कश्मीर प्रीमियर लीग भी होती है, अभी यहाँ पर पंजाब प्रीमियर लीग हो, तो लीग्स तो पाकिस्तान में काफ़ी हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही देखना यह है कि यहाँ से अगर कोई अच्छा टैलेंट निकलेगा तो पाकिस्तान को फ़ायदा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखें, एक आपके सामने एक प्लेटफॉर्म तो मौजूद है जो कि आपको ऑन स्क्रीन नज़र आ रहा है। अब सिलेक्टर ने, क्योंकि आकिब जावेद साहब मौजूद हैं सिलेक्शन कमेटी में, तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि बेहतर लोगों को मेरिट के ऊपर जो है वो उनके ऊपर फैसला हो सकता है और उन्हें चांस मिल सकता है। हाफिज़ साहब, और अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग इसको बाकायदा तौर पर समा स्पोर्ट्स के ऊपर हम इसको समा डिजिटल इसका बाकायदा तौर पर लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो कर रहा है, और हम वहाँ जाकर वहाँ के लोगों के साथ इंटरव्यू भी करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, प्रॉपर मैचेस दिखाए जाएंगे। टाइमिंग भी अनाउंस हो चुकी है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि मैच जो है वो 4 PM शुरू होगा अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी टाइम, और उसके बाद ये चलेगा 7 बजे तक। एक दिन में 2 मैचेस होंगे, यानी दूसरा मैच जो है वो उसके बाद 8 बजे से 11 PM तक होगा, और तकरीबन 31 मैचेस हैं जो कि 15 to 16 डेज़ के टेन्योर के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो 15 से 16 दिन का जो पीरियड है, ये डेफिनेटली बहुत ही कैची होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो रही है लेकिन क्वालिटी बहुत कम नज़र आती है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऐसे बच्चों को हम खेलता हुआ भी देखेंगे जिनके बारे में शायद कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा
जो इनको ऑन स्क्रीन खेलता हुआ भी हमें दिखा सके। तो वी रियली अप्रिशिएट द इनिशिएटिव ऑफ द लीग्स जो कि लिया जाता है हमेशा से। हाफिज, अब कंटिन्यू करते हैं कल के मैच के ऊपर। कल जहां पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच है, वहीं पर दूसरी जानिब इंडिया और न्यूजीलैंड का भी टेस्ट मैच है और इंडिया एक अपना मैच हारा है जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। एक गलत फैसला टॉस का और उसके बाद जो है वो पूरा पासा पलट गया। तो अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया न्यूजीलैंड के मैच के अंदर क्या कंडीशन हो सकती है? क्या इंडिया किस हद तक डोमिनेट कर पाएगा न्यूजीलैंड को, मैच जीत पाएगा या नहीं? देखिए, बात यह है कि टॉस का गलत फैसला हुआ, लेकिन उन्होंने किसी के ऊपर डाला नहीं है। कैप्टन ने उसको कहा जी कि मेरी गलती थी और हमने उसको पिच को उतना ज़्यादा बेहतर जज नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था। तो वो जब आप में कोई खौफ नहीं होता और जब आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बात करते हैं, बजाय इसके कि आप ये कहें कि पिच ठीक नहीं है, आप ये कहें जी कि स्पिनर्स नहीं है, आप 10 रन कम थे, फास्ट बॉलर्स जो हैं वो हमारे परफॉर्म नहीं कर पाए, हमारे पास स्पिनर्स जो हैं वो ठीक परफॉर्म नहीं कर पाए। खिलाड़ी भी ख़राब कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन आप एज कैप्टन एज टीम मैनेजमेंट अगर आपसे कुछ गलत हुआ है तो आपने भी उसको तस्लीम करना है कि हमारे से गलती हुई है। सो उन्होंने ये कहा था कि हमारे से पिच को उतना ज़्यादा बेहतर जज नहीं कर पाए और वही एक फ़ैसला जो है वो दूसरी तरफ ले गया। अब उस पर यह आया कि अब इंडिया को WTC के फ़ाइनल को देखते हुए यहाँ से ये दोनों मैचेस जीतने ज़रूरी हैं WTC के फाइनल में अपनी जगह को पकड़ करने के लिए। और ये भारत में खासी बात इस हवाले से हो रही है कि बाकी मतलब जो दो मैचेस हैं वो बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ से पहले इंडिया को उस जगह पर ज़रूर जीतने चाहिए जहाँ पर वो थोड़ा सिक्योर हो जाएं WTC की टॉप पोजीशन को देखते हुए और उसके फाइनल को देखते हुए। तो ये अब देखना यह है कि इंडिया सेकंड टेस्ट मैच में कोई ज़्यादा उनके गिर्द घूमेगी, जो प्लेयर्स हैं उनके टॉप प्लेयर्स उनके गिर्द कारकर्दगी घूमेगी। रोहित, विराट, ये सब के सब, सरफराज खान बहुत अच्छा खेले, केएल राहुल के ऊपर बहुत बात हो रही है, उनको रन्स करना है। और जो कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि शायद केएल को ड्रॉप करना चाहिए, लेकिन जब आप स्टेबिलिटी को देखते हैं या कंसिस्टेंसी को देखते हैं कि इसके बाद उन्होंने कहाँ पर जाना है, तो इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए जाना है। और इस टीम में अगर आप देखते हैं तो ना तो अजिंक्य रहाणे हैं, ना पुजारा नज़र आ रहे हैं, चेतेश्वर पुजारा। तो आपको बैटिंग में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ही ना ऑस्ट्रेलिया आपको कुछ स्टेबिलिटी की ज़रूरत होगी, कुछ एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी मिडल में, कि अगर कहीं टीम फंस जाती है तो आपके पास कोई ऐसा प्लेयर हो जो उस प्रेशर से गुजरा हो, जिसको ये पता हो कि मैंने किस तरीके से इस मुश्किल वक्त को गुजारना है और मैंने अपनी टीम को निकालना है। तो उसको देखते हुए चांसेस यही हैं कि केएल के ऊपर भी एतमाद बरकरार रहेगा और उनको खिलाने के आने वाली सीरीज़ का देखते हुए उनको मौके दिए जाएंगे। जो अच्छी चीज़ें रही थी वो ये कि एक तो सरफराज खान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, ऋषभ ने परफॉर्म किया, सेकंड इनिंग्स में उनकी बैटिंग ठीक थी। लेकिन अब टेक्निकल चीज़ें जो हैं कल जब टेस्ट मैच शुरू होगा तो उसके बारे में ज़्यादा बेहतर अंदाज में बात की जा सकती होगी। लेकिन ये एक 36 साल के बाद टेस्ट मैच हारना न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, और न्यूजीलैंड के लिए ये टेस्ट मैच जीतना एक नया चैलेंज भी होगा और नए सोच के साथ मैदान में उतरेंगे, क्योंकि देखें वो अपनी उस कामयाबी को, तसलसल को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से चूँकि इनके सामने आगे WTC का फाइनल भी है तो इनकी चीज़ें ज़्यादा दाव पर लगी हैं, साख जो है ना वो उस एक पोजीशन को देखते हुए। तो देखते ही हैं कि कल किस तरीके से, चूँकि स्पिन है वहाँ पर भी स्पिनर्स को मदद मिलनी है, टॉस का एक अहम किरदार ज़रूर होगा। अब देखना ये है कि उसको किस तरीके से टॉस कौन जीतता है। और दूसरा, इंडिया ने जो पहली टेस्ट इनिंग्स थी इसकी पहले टेस्ट मैच की, उसमें कुछ शॉट्स भी ऐसा थे, कुछ खुला खेले हैं। तो अब देखना यह है कि वो जो एक खुला खेलने वाली चीज़ें हैं सेकंड इनिंग्स में क्या उसमें कुछ बदलाव आता है, कुछ तब्दीली आती है, या फिर उसी तरीके से एक ऑल आउट अटैक वाली जो सूरत है, ऑल आउट अटैक तो नहीं है लेकिन एक अटैक ज़रूर नज़र आता है बैटिंग में, उसके ऊपर ज़रूर निगाह रहेगी। बहरहाल ऋषभ ने बहुत अच्छा खेला, सरफराज खान के ऊपर बहुत नज़र, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन असल रन्स की जो निगाह रहेगी वो ऊपर से है। जायसवाल ने बहुत ख़राब शॉट खेला था सेकंड इनिंग्स में, 35 समथिंग के ऊपर थे मेरा ख्याल है, तो जब उन्होंने निकल के शॉट खेला वो वहाँ पर गलती हो गई। तो वो उसके अनलकी रहे। जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं फिर रोहित अनलकी रह गया, अच्छा वाला बहुत खेला था, निकल के पीछे विराट कोहली मतलब डे के एंड पर जाकर उनके विकेट, वो एग्जैक्टली एक पॉइंट था। एक ये है कि जायसवाल ने जब गलत शॉट खेला था ना, तो कौन जानता है कि अगर वो शॉट ना खेलते उस जगह पर तो वो डे ऑफ होता बगैर किसी विकेट के। तो जब आपकी एक पार्टनरशिप खत्म होती है, टूटती है, तो उसका
उसका ना चीज़ें बदलती हैं खेल के मैदान, उस मैच में उस दौरान में चीज़ें बदलती हैं। हाँ। तो एक शॉट जैसे पाकिस्तान में आप साइम के शॉट को देखें अगेंस्ट बांग्लादेश, अब्दुल्ला शफीक के शॉट को देखें, इवन शान के शॉट को देखें, सऊद शकील के शॉट्स को देखें, तो जिस तरीके से ये आउट होते रहे हैं बिल्कुल उसी किस्म वही शॉट था लगभग जैसे जायसवाल आउट हुए हैं। हाँ। तो ये डेफिनेटली उनको सीखने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान के जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं, बैटर्स हैं, इनके लिए भी ये ज़रूर है कि आप जब आप 30, 35, 40 कर चुके हैं, 60, 70 कर चुके हैं, तो फिर आपने टेस्ट मैच में उसको मैक्सिमम करना है। अपनी जो बैटिंग है मैक्सिमम टाइम आपने ऑक्यूपाई करना है क्रीज और लंबी बैटिंग करनी है। सो इन प्लेयर्स के ऊपर होगा, टॉप प्लेयर्स जो हैं जिन्होंने रन्स नहीं किए हैं उनके ऊपर होगा कि रन्स करें। देखना है कि किस तरीके से न्यूजीलैंड और इंडिया सेकंड टेस्ट मैच को खेलने के लिए मैदान में उतरते हैं। वैसे भी ये है कि एक एग्रेशन जो है वो तो डेफिनेटली जो लोग वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाए उनके माइंड में डेफिनेटली होगी। जायसवाल के माइंड में होगी, रोहित शर्मा के माइंड में होगी, विराट कोहली के माइंड में होगी, ऋषभ पंत जो कि एक रन से अपनी सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर पाए हैं। तो ये चीज़ें माइंड में तो होती हैं और डेफिनेटली आप भरपूर कोशिश करते हैं कि आप किसी भी तरह से इसको कम बैक कर सकें। तो आप इसके साथ प्रोग्राम एंड करते हैं, काफ़ी बातें हो चुकी हैं और वक्त भी काफ़ी हो चुका है, शाम हो चुकी है, तो अब चाय का वक्त है। तो मैं कहती हूँ कि हम प्रोग्राम एंड करते हैं। व्यूअर्स जो हैं वो हमारा प्रोग्राम डेफिनेटली उन्होंने एंजॉय किया होगा, चाय पियेंगे। और इसी के साथ हम बात करते चलें कि जनाब KPL डोंट फॉरगेट टू वॉच 1 नवंबर से जारी है। नेक्स्ट मंथ हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और कराची प्रीमियर लीग इज़ देयर टू प्रोड्यूस मैनी टैलेंट। बहुत सारा टैलेंट वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैं, हाफिज़ साहब, हम लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, हम डिस्कशन करेंगे इन तमाम चीज़ों के ऊपर। और इसी के साथ हाफिज़ साहब और मैं आपसे इजाज़त चाहते हैं, आपसे मुलाकात होती है कल। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।